खैर प्रशांत पटेल जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। अभी तक हम ये सुनते थे कि भाई एग्जिट पोल पे भरोसा है या नहीं, जो जिसका अच्छा दिखाते थे वो भरोसा कहते, दूसरा नहीं। अब की थोड़ा तीखापन है आवाज में। दिग्विजय ने तो भाई सीधा लाइन खींच दी कि हमारी सरकार बनाएंगे, कल के नतीजे तो हम मानेंगे ये ईमानदारी चुनाव हुआ, और भाजपा वालों के बनाएंगे तो हम कहेंगे ये गलत चुनाव है, बेईमानी है। एक मतलब वो उनके कहने का आशय ये कि चुनाव अगर हमारे जिताने के लिए हो, हमें जिताने के लिए, तब तो चुनाव है, नहीं तो काय का चुनाव। एक अखिलेश जी ने कहा कि करो या मरो, सर पे कफन बांध ले गए नौजवान। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कल लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व का अंतिम पारायण है, पंचम अध्याय है। मैं सोच रहा था पंचम अध्याय समाप्त होगा, आरती होगी, पंजीरी बटेगी, शंख बजेगा। यहां तो करो मरो जा वाली स्थिति आ रही, डू और डाई। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट विचारधारा के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ उन लोगों के विचारों में इस तरह की कम्युनिस्ट मानसिकता और नक्सली संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी जो मानसिकता उनके बयानों से झलकती जा रही है। इस प्रकार का पहले कभी नहीं देखा गया है कि चुनाव के बाद इस तरह की बातें की गई हों कि जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम इस तरह के काम करेंगे। अब जिस प्रकार जयराम नरेश ने भी पत्र लिखा कि बयान दिया कि 150 डीएम को अमित शाह जी का फोन गया, जब चुनाव आयोग ने बोला तो बोले, पहले तो बोला कि 2 तारीख को जवाब देंगे, नहीं दे पाए। कि 3 तारीख को लेटर लिखा गया कि नहीं, हमें 1 सप्ताह का समय चाहिए। तो इस तरह का ये लोग जो असमंजस पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के भी बयान कहीं न कहीं उसी तरीके की विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। और यही लोग तो पूरे चुनाव में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे थे। अब जैसे ही चुनाव समाप्त हो गया, वोटिंग समाप्त हो गई, काउंटिंग होने वाली है, तो उसके बाद पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। और इसी मानसिकता के लोग पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी 32,000 सीएपीएफ के जवान वहां पे रहेंगे, क्योंकि वहां पर हिंसा का इतिहास है। चुनावी हिंसा तो होती है, जो उसके बाद वोटिंग और काउंटिंग के बाद ही वहां पे हिंसा होती है। तो ये मानसिकता वही है कि हम जीतेंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे तो मतलब लोकतंत्र संविधान का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता के लोगों को जनता लगातार जवाब दे रही है। और ये हम लोग तो पहले दिन से स्पष्ट, हम लोग पहले दिन से भी कह रहे थे कि हम चारों सीटें जीतने के सरकार बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे। आज भी कह रहे हैं, कल भी वही परिणाम आने वाला है। लेकिन 1 जून तक तो इन लोगों के बयान कुछ और थे। 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कह रहे थे हम जीतने वाले। जैसे अब वोटिंग हो गई तब इनके सुर बदल गए हैं। इसका मतलब जो चुनाव तक की बातें कर रहे थे, इनके वहां पे बातें कुछ और थी, कहने की बातें कुछ और थी, करने की बातें कुछ और थी। खैर, हालांकि कोई इस तरह की इनकी कोई करने की कोई सी हिम्मत नहीं है, और कहीं भी करेंगे तो उसका इलाज उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, बाकी जगह भी किया जाएगा, जहां पे सेंट्रल पुलिस भी रहेगी। सेंट्रल पुलिस भी इनका इलाज करने का काम करेगी। अब वो जमाने गए कि अब इस तरह के लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी काम करके बच जाते थे। बयान देना एक अलग बात है। जयराम नरेश भी फंस गए हैं, और बाकी लोग भी इस तरह का, अगर कोई कार्यकर्ता हिंसा करने का काम करेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भी किस तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस तरह का करने का काम किया था 2022 के चुनाव के बाद। काफी दिन तक जेल रहे थे, कोई अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए थे। तो ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को खाली मरवाने का, उनको जेल में भिजवाने के काम करेंगे, उनको प्रताड़ित करवाने का काम करेंगे। इनका तो कुछ नहीं होगा, लंदन भाग जाएंगे। अपने कभी परिवार के लोग नहीं कहेंगे भाई जाके हिंसा करिए। इन कार्यकर्ताओं को इस तरह को इनको उकसा करके जरूर उनका करियर खराब कर देंगे ये लोग। नवेश को चुनाव का पूरा केंद्रीय विमर्श या कहें मेन फोकस इस बात पर रहा संपूर्ण विपक्ष का कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाना है, संविधान पर खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र तो संविधान का ही हिस्सा है। अब जब हम मैंडेट पर ये शर्त लगा देते कि हमें जिताओगे तो हम अच्छा मैंडेट मानेंगे, नहीं तो हम कह देंगे फर्जी है, तो बाबा साहब का संविधान तो सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। नहीं, संविधान ये इजाजत तो नहीं देता कि आप जीतो तो चुनाव है और ना आप हार जाओ तो चुनाव फर्जी है। भविष्य को आज ही संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोकतंत्र है जिसका दुनिया सलाम करती है। हमारे लोकतंत्र में हमारे चुनाव के तौर तरीकों को दुनिया बहुत अप्रिशिएट करती है और उसको अपनाने की कोशिश करती है। चुनावी काउंटिंग मैंने बहुत करीब से देखी है, एक पत्रकार होने के नाते बहुत पारदर्शिता होती है। एक एक गिनती जो है वो हर पार्टी का, हर प्रतिनिधि, हर एक सांसद या विधायक का प्रतिनिधि वहां पर होता है, मौजूद होता है, उसको बताया जाता है यहाँ इतने वोट पड़े, इस तरीके से गिनती हो रही है, और वो सब बैठ के देखता है।
उस नजरिए से अखिलेश यादव या कोई विपक्षी नेता अगर ये कहे अपने कैडर से, अपने संगठन के लोगों से और वो अपने एजेंट्स से जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा सिस्टम के तहत, पारदर्शिता होती है हमारे यहाँ कि आप डटे रहना, आप ईमानदारी से वहां पर निगरानी रखना, यहां तक तो ठीक है और होना भी चाहिए। हम अपने वोटों की निगरानी कर सकते हैं, विपक्ष भी सत्ता पक्ष भी, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि लाठी लेके पहुंच जाना या कफन बांध के पहुंच जाना या चिता लेके पहुंच जाना, ये शब्द मुझे लगता है किसी बड़े नेता के लिए जो है थोड़े हिंसा की तरफ प्रेरित करने जैसे होते हैं। और मुझे लगता है कि जब इस तरह का कोई अनुष्ठान होता है लोकतंत्र का, जब नतीजे आ रहे होते हैं, ये स्वीकार करने का दिन होता है, लेकिन फिर भी कुछ हारे हुए लोग कुंठित होते हैं, कुछ नौजवान जो जनसभाएं में शामिल होते हैं, मेहनत करे होते हैं, वो निराश होते हैं, वो हिंसा की तरफ ना बढ़ जाए। इसलिए बड़े नेताओं को ये चाहिए, पहले से अपील करना चाहिए कि शांति बना के रखिएगा, एक दूसरे को बधाई दीजिएगा, स्वीकार करिएगा, लोकतंत्र को मजबूत करिएगा। और ये भी कह सकते हैं, मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप काउंटिंग के वक्त मुस्तैद रहिएगा, आप सख्ती से निगरानी करिएगा, आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, आप डटे रहना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सर पे कफन बांधना जैसे शब्द जो है ऐसे मौके पर ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए एक चीज जो मैं खुल के बात कहूं कि विपक्षी नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहा है, उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल एक बिल्कुल प्रायोजित था, पैसा देके और सत्ता के दबाव में आया और वो जो प्रधानमंत्री ने फिगर दिया था वहां लाके करीब कर दिया, चलिए ठीक है मान लेते हैं। और उनका ये कहना है कि सवाल इस तरह के किए गए विपक्षियों से कि भाई उससे फायदा क्या होगा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, अधिकारी जो होते हैं देश भर के, खासतौर से जिलाधिकारी जो होते हैं, उन पर दबाव बनता है, उनको साइकोलॉजिकल लगता है कि फिर से सरकार आने वाली है, हमें फिर से उनके अधीन करना पड़ेगा। तो जिन सीटों पर 1000, 2000, 500 का अंतर हो रहा होता है जीत हार का, तो सत्तारूढ़ दल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको वो जिता लेते हैं। ठीक है नावेद भाई, ठीक है, थोड़ा सा सख्ती से हटाए रहिए, लेकिन कफन वफन की बात ना करें तो अच्छा है। ठीक है, जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए ये एग्जिट पोल कराया गया, वो लोग नासमझ हैं। बड़ी बात कह रहा हूं, वो नासमझ है या समझदार है, ऐसा पोज कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जब 77 में चुनाव हारी थी ना, तो रायबरेली में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, एनडी तिवारी, यशपाल कपूर, माखनलाल फौजदार, सब ने उसको प्रेशराइज किया, दे फोन। क्या वो 2:30 बजे घर चला गया रात में और 3, सवा 3 बजे अनाउंस करा दिया कि इंदिरा गांधी हार गई। कौन भाई का लाल प्रभावित कर लेगा? और दूसरी एक प्रैक्टिकल बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उदाहरण ले लीजिए, जो बंगाल में कलेक्टर है किसी जिले में, उसको ये भाजपा वाले कैसे प्रभावित कर लेंगे? यार तफरीह लेने आए हो क्या? चकल्लस कर रहे हो यहां? ये प्राइमरी स्कूल का क्या खड़ा है क्या? रेले पड़े हो? इस स्टालिन के राज्य में कलेक्टर स्टालिन के अधीन है कि प्रशांत पटेल के अधीन है? मजाक कर रहे हो? और उत्तर प्रदेश में फोन करने की जरूरत क्या है? मान लीजिए केंद्र में भाजपा नहीं आए, उत्तर प्रदेश में तो योगी है ना, कलेक्टर तब क्या लालू प्रसाद यादव के अधीन हो जाएगा फर्रुखाबाद का कलेक्टर? यार क्या कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही, क्या लेवल बोलो, अभी इतनी गर्मी नहीं है, किसी बात कर रहे हो? अब फंस गए, घड़ी देखते रहो। 7 बजे बोला है इलेक्शन कमीशन, बोले 7:05 तक नहीं रुकेंगे, मुकदमा लिखा देंगे। मुझे लगता है ऐसे मामलों में 2-4 मुकदमे हो जाने चाहिए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी हो जानी चाहिए, ताकि ये जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को लांछित करने का जो खेल चलता है ना, ये नहीं। पांडे जी, जो लोग ये मानते हैं कि प्रक्रिया खराब है, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो ठीक हुआ चुनाव और नहीं तो खराब हुआ, तो मान लीजिए भाजपा की सरकार बन जाए और दिग्विजय बाबू जीत जाए, ऐसा कुछ हो जाए उलटफेर, तो वो तो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो तो उनके हिसाब से तो ये गलत चुनाव है नहीं, और गलत चुनाव से चुन के आके तो फिर वो रहेंगे नहीं। कीर्ति जी, देखिए अमिताभ जी, कई सवाल खड़े हुए। लोकदल के प्रवक्ता ने कहा कि चमत्कार के लिए नमस्कार करना पड़ता है,
इन लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के चमत्कार के लिए मोदी जी को नमस्कार कर लिया, उनके साथ चले गए, किसानों के सवाल को छोड़ के चले गए जो किसानों के सवाल पे लड़ते थे। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, अभी आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन साहब 5 मुकदमा लिखा के जेल भेज दे, तो हम किसानों के सवाल पे लड़ेंगे, और अगर हम लेकिन भाजपा के साथ रहेंगे तो हम किसानों सुनिए को नहीं लड़ेंगे। मानसिकता है। आपके एक मिनट रोहित भाई एक मिनट में कीर्ति जी की बात जी, आप बोलो, आपकी आवाज आ रही केवल कीर्ति भाई जी। और दूसरी बात अमिताभ जी, एक चंडीगढ़ का इस देश में ताजा तरीन उदाहरण है। माननीय उच्च न्यायालय न होता तो सत्य की जीत नहीं हो पाती, और देश का कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर उस सवाल पर बोलने को तैयार नहीं था। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन 18,000 शपथ पत्र, 18,000 लोगों के शपथ पत्र के साथ हमने इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को दिया था, लेकिन एक भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आप भी उत्सुक है, कार्रवाई हो जानी चाहिए, प्रक्रिया संदेहास्पद नहीं होनी चाहिए। क्या उन 18,000 एप्लीकेशंस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? किसी अफसर से जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए थी? किसी अफसर से पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? जिन जनपदों में नाम काटे गए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? तब तो आपने सवाल नहीं खड़ा किया, तब भी पारदर्शिता नहीं दिखी। पारदर्शिता उस वक्त भी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए थी अपने ठीक है कीर्ति बाबू, ठीक, बिल्कुल करनी चाहिए कार्रवाई जी, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि राजनीतिक दलों के नेताओं के पास और कोई काम तो है नहीं, मनरेगा में तो काम करते नहीं क्या? अरे भाई 6 घंटे 8 घंटे सो लो, बाकी जो घंटे बचते हैं उनमें यही सब चेकिंग करो गली मोहल्ले घूम के कि हमारे आदमी का वोट तो नहीं कटा। चुनाव के बाद आपको समझ में आया कि 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव, और आप भी हद कर दिए, बोले कि मुसलमान यादव दो ही के कटे। बोलो कुर्मी का, बोले नहीं कुर्मी के नहीं, कोयरी का, बोलो कोयरी के नहीं, यादव और मुसलमान, कैसी बात करते हो? ये नहीं चलेगा। नाम काटने की सूचना दी गई, क्यों नहीं कार्रवाई दी? ठीक है, कभी आपने सवाल खड़ा किया उस पर? रुक जाइए, अब अवसर आएगा तो बोल, अभी आवाज बंद कर दीजिए इनकी। बिल्कुल। रोहित अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश में क्या असेसमेंट है आपका? कल तो परिणाम आ ही जाएगा, इसलिए बिल्कुल व्यवहारिकता के धरातल पर खड़े होकर बोलिएगा, क्योंकि अब 24 घंटे भी नहीं है, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, मैं 2 बार ट्वीट कर चुका हूं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 5 सीटें छोड़ दी जाएं अगर, तो छठी सीट कौन सी है जिसके ऊपर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है? वो 5 सीटें मैं बाई नेम बता देता हूं आपको कि अगर आप कन्नौज, मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ और संभल छोड़ दीजिए, मुझे छठी सीट समझ में नहीं आ रही। इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि 70+ का जो आंकड़ा है वो एनडीए गठबंधन का रहने वाला है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में आने के बाद से 26 सीटें क्लीन स्वीप होने जा रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। उसमें से एक मैनपुरी है जिसके ऊपर फाइट है, जो वो भी ये मतलब हारने के बिल्कुल कगार पे आ चुके हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है इंडिया गठबंधन की, और ये खुद जानते हैं। देखिए, इन्होंने जमीन पे कोई काम नहीं किया है अमिताभ जी, और जमीन पे जब आपने काम नहीं किया तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो जनता से? आप सिर्फ एक्चुअल में आप भारतीय जनता पार्टी की गलतियों के ऊपर वोट मांगने का काम कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि भाजपा ने जो सरकार चलाने में गलतियां की हैं उसके ऊपर हमको वोट दे दो, जबकि विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सरकार को घेरने की जनता की आवाज को उस तक पहुंचाने की, 5 साल तक आप जनता के बीच में रहे नहीं, ट्विटर खेलते रहे, और अब आप ये उम्मीद कर रहे हो कि जनता एकदम से जाग गई होगी और भाजपा की जो गलतियां हैं उसके ऊपर आपको वोट दे दिया होगा। जबकि एनडीए गठबंधन कह रहा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, और ये प्रो इनकम्बेंसी देश ने पहले भी देखी है कांग्रेस राज्य में। 55 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया है। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रो इनकम्बेंसी पहली बार आई है देश के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आई है। भाई इकट्ठा कंटिन्यूअसली अगर हम बात कर लें तो 79 तक कांग्रेस की सरकार बनती चली गई, अचूक सरकार बनती चली गई। तो ऐसी ठीक है रोहित भाई, ठीक है। और प्रो इनकम्बेंसी केंद्र, ठीक है रोहित, प्रो इनकम्बेंसी केंद्र में भी रही है भारत में और राज्यों में भी रही। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली में लगातार निरंतरता से बनी, ज्योति बसु, या यूं कह लीजिए लेफ्ट फ्रंट का शासन पश्चिम बंगाल में, पवन चामलिंग, बहुत सारे उदाहरण हैं। इवन नीतीश कुमार, कॉम्बिनेशन कुछ भी रहा हो, नीतीश कुमार है ना। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ,
38 साल का रिकॉर्ड टूटा कि नहीं टूटा। इसलिए प्रो इनकम्बेंसी भी है, एक चीज है, ऐसा नहीं कि केवल एंटी इनकम्बेंसी ही है, प्रो इनकम्बेंसी का कोई वजूद नहीं है। आपने अच्छा काम किया तो जनता आपको दोबारा लाके खड़ा करती।